सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे ऐसे पक्के प्रमाण जो बाबा साहब ने साइमन कमीशन के समक्ष रखे हैं। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, भारतीय सांविधिक आयोग जो 1928 में भारत में आया और 1928 में भारतीय सांविधिक आयोग, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, सर जॉन साइमन के नाम से ही इस भारतीय सांविधिक आयोग का नाम साइमन कमीशन पड़ गया। साइमन कमीशन गो बैक का नारा हिंदुओं ने लगाया, कांग्रेसियों ने लगाया, लेकिन बाबा साहब ने उसी साइमन कमीशन का वेलकम किया, स्वागत किया। आखिर किस अपेक्षा के साथ, किस आशा के साथ साइमन कमीशन का वेलकम बाबा साहब ने किया? मेरे साथियों, बाबा साहब ने अपना पक्ष रखते हुए एक शानदार वक्तव्य बहिष्कृत हितकारी सभा की तरफ से वक्तव्य दिया है, दलितों की तरफ से वक्तव्य दिया है भारतीय सांविधिक आयोग के समक्ष, साइमन कमीशन के समक्ष। उस वक्तव्य में बाबा साहब इस बात का पक्का प्रमाण रखते हैं, 6 गारंटियों की मांग करते हैं बाबा साहब, जो हम पिछले अम्बेडकर संदेश में आपको बता चुके हैं। और उन 6 गारंटियों के पक्ष में बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि इस देश भारत में दलितों पर किस तरह का शोषण, अत्याचार हिंदुओं की तरफ से किया जाता है। तो उसके सापेक्ष बाबा साहब यहाँ पर 10 से 12 एग्जाम्पल रखते हैं, पक्के सबूत रखते हैं। कुछ सबूत आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। जिसे पहला सबूत यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया 8 फरवरी 1928 को प्रकाशित होता है। दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया में ही 2 मार्च 1928 को प्रकाशित होता है। और तीसरा जो यहाँ प्रमाण रखेंगे, इवनिंग न्यूज 11 मई 1926 से। तो मेरे साथियों, आज इसी पे हम विशेष तौर पे बात करने वाले हैं कि अंत्यजों का उत्थान नहीं, ये पहली खबर होगी, और भारत में अंत्यज की स्थिति क्या है, ये दूसरी खबर होगी। जम्मूसर नगर पालिका में अस्पृश्य जब चुने जाते हैं सदस्य के रूप में, ऐसे में 4 हिंदुओं का त्याग पत्र हो जाता है। तो वो 4 हिंदुओं का त्याग पत्र क्यों हो जाता है, ये भी आज विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। भाषा लिखते हैं कि पिछले महीने बंबई के सनातनी रूढ़िवादी अग्रवाल मारवाड़ियों के बीच स्थानीय नर नारायण मंदिर में महोपाध्याय पंडित अनंत कृष्ण शास्त्री, जो कि प्रोफेसर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, ने गत मास एक प्रवचन दिया, जिसे भारतीय समाज सुधार की तीव्र प्रगति के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। उसे अवांछित विस्मरण से बचाया जाना चाहिए। प्रवचन का विषय था पतितों के उत्थान का मार्ग, और अध्यक्षता बंबई के नए वैष्णव मंदिर के श्री जगत गुरु अनंताचार्य महाराज ने की थी। प्रवचन में वक्ता ने शास्त्रों से प्रमाण देकर सिद्ध किया कि आदिकाल से विभिन्न जातियां चली आ रही हैं और वे अनंत काल तक रहेंगी। उन्होंने कहा कि जो अंत्यजों के उत्थान की बात करते हैं वे गाल बजाते हैं। वास्तविकता यही है कि अंत्यजों का इस दृष्टि से उत्थान करने का कोई उपाय नहीं है कि उन्हें चारों वर्णों में से किसी एक वर्ण में शामिल कर लिया जाए या उनकी वर्तमान सामाजिक स्थिति में परिवर्तन किया जाए। रूढ़िवादी उदारता क्या है, आइए जान लेते हैं। विद्वान वक्ता ने उत्थान के अयोग्य पतितों के उत्थान की एकमात्र संभावना बताई, अर्थात उनके कुछ उन अहरणीय धंधों को उदारता पूर्वक पुनः उन्हें सौंप दिया जाए, जिन्हें आजकल अविचारशील तथा अरूढ़िवादी सवर्ण लोगों ने हथिया लिया है। महोपाध्याय ने कहा, 20वीं शताब्दी में लोग सवेरे उठते हैं और अपने कीमती जूते साफ करने बैठ जाते हैं, और बजाय इसके कि वे अपना नियत प्रातःकालीन धर्म कर्म करें, फिर वे अपनी हजामत आप करने लगते हैं। स्वदेशी ढंग से अपने दांत साफ करने के बजाय, यानी कि बबूल की दातुन के बजाय अपने दांतों से ब्रश रगड़ने लगते हैं। ऐसा करके वे मोची, हजाम और दातुन बेचने वाले को उनके व्यवसाय से वंचित करते हैं। सब धर्मानुसार कार्य करें और संतुष्ट रहें। अंत्यजों के उत्थान का यही एकमात्र उपाय है। जिन लोगों ने इन पतितों को उनकी रोटी रोजी से वंचित कर दिया है, वे ही उन्हें उसे वापस करें। भाषा मध्य संख्या 2 में टाइम्स ऑफ इंडिया 2 मार्च 1928 से ये
घटना का जिक्र यहाँ पर करते हैं कि भारत में अंत्यज यानी कि भारत में दलित वर्ग की स्थिति क्या है। भाषा लिखते हैं कि लेकिन देशभक्त भड़केंगे, ये सब ब्रिटिश भारत में हुआ, भारतीयों के भारत में नहीं। जब कभी भारत के अंदर अंग्रेजों के शासनकाल में कोई घटना होती थी, दुर्घटना होती थी, तो सभी आरोप अंग्रेजों पर लगा दिए जाते थे। तब बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि अभी हाल ही में मध्य भारत के एक देशी बड़े राज्य में बलाइयों पर क्या बीती, जब उन्होंने सोने और चांदी के आभूषण पहने और स्पृश्य सवर्ण हिंदू जैसा व्यवहार करने का भद्दा काम किया। और यह है सौराष्ट्र का समाचार बड़ौदा राज्य क्षेत्र के अंत्यजों के बारे में, जहां महाराजा को स्वयं इन अभागों से गहरी सहानुभूति है। गुजराती स्कूलों में अंत्यज छात्रों की भर्ती का प्रावधान केवल कागजी कार्रवाई है। गुजराती स्कूलों में जो अंत्यज छात्रों यानी कि दलित छात्रों के लिए, डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स के लिए भर्ती का प्रावधान केवल कागजी कार्रवाई है। लगभग 95% स्कूलों में अंत्यज बच्चों को कक्षा से बाहर सर्दी, गर्मी और बरसात में बैठे रहना पड़ता है। मेरे साथियों, यहाँ पर 95% यानी कि एक बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर हमारे समाज के बच्चों को यानी कि दलित पिछड़े बच्चों को स्कूल से बाहर बिठाया जाता था और उनसे पढ़ाई लिखाई की जगह क्या क्या काम करवाए जाते थे, इसमें अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। वर्तमान में जो शिक्षा पाकर अच्छे पदों पर विराजमान हमारे साथीगण हैं, उनको इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि आज अगर हम शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े हैं, अच्छे ऊंचे पदों पर हम जा रहे हैं, तो इसके पीछे बाबा साहब का कितना बड़ा संघर्ष है और पूर्व की हमारी पीढ़ियों ने बड़ा कष्ट सहा है। ये समझने के लिए ये अंबेडकर संदेश बहुत यहाँ पर सबूत के तौर पर, प्रमाण के तौर पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ कहा गया कि 95% स्कूलों में अंत्यज छात्रों को कक्षा से बाहर सर्दी, बरसात और गर्मी में बैठे रहना पड़ता है। उनसे गोबर, ईंधन, मिट्टी आदि मंगाई जाती है। अप्रैल 1927 में एक अंत्यज दामनगर डिस्पेंसरी में दवाई लेने गया तो डॉक्टर ने उसे 12 घंटे इंतजार में खड़ा रखा। इसके बाद उसकी जांच दूर से ही की और दूर से ही उसे दवाई दी। ये सब कुछ बड़ौदा विधायिका के अंत्यज सदस्य के सामने हुआ और सूरत का प्रताप लिखता है कि जब नवासरी अंत्यज आश्रम का एक अध्यापक एक बीमार छात्र को स्थानीय अस्पताल में ले गया तो उन दोनों को प्रभारी डॉक्टर ने ये कहकर भगा दिया कि भाग जाओ, यहाँ गांधी का राज नहीं है, बड़ौदा सरकार का राज है। तो मेरे साथियों, ये इस तरह का अत्याचार दलितों पर होता था। आप देख रहे हैं किस तरह से दवाई देने से डॉक्टर इनकार कर दे रहा है और यहाँ कोई अध्यापक किसी छात्र को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है और वहाँ से उसको भगा दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो अछूत छात्र है। 11 मई 1926 इवनिंग न्यूज मध्य संख्या 3 के अंतर्गत जम्मू शहर नगर पालिका में अस्पृश्य 4 हिंदुओं का त्याग पत्र होता है। जम्मू शहर नगर पालिका के लिए एक अस्पृश्य के नगर पालिका सदस्य चुने जाने पर सनसनी फैल गई। यानी कि मेरे साथियों, नगर पालिका में सदस्य चुने जाने पर सनसनी फैल जाती है, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक सदस्य और ऊपर जाइए विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुंचे। यानी कि एक समय था जब कोई सदस्य चुना जाता था राज्य में, सनसनी फैल जाती थी उस सदन के अंदर, और आज हमने यहाँ तक का सफर जो तय किया है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री तक का सफर हम लोग तय नहीं कर पाए हैं, ये अधूरा सपना हम सभी का है। तो मेरे साथियों, ये जो देन है, आज वर्तमान में जिस स्थिति में हम लोग चाहे राजनीतिक हक प्राप्त कर चुके हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में हमने ऊंचाइयों को हासिल छूने का कार्य किया है, तो वो इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने एक लंबा जीवन संघर्ष किया है। 4 हिंदू सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया। एक अस्पृश्य के नगर पालिका सदस्य चुने जाने पर 4 जो हिंदू सदस्य हैं उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और बाकी ने प्रण किया
क्या प्रण किया जानना बहुत जरूरी है कि वे उस अस्पृश्य सदस्य को छुएंगे नहीं, और यदि छू लिया भी तो तुरंत नहाएंगे। ये संकल्प व्यक्त किया यहाँ पर। इस तरह की स्थिति में हमारा समाज था, और बाबा साहब के संघर्ष से आप समझते ही हैं, जानते ही हैं कि किस तरह से बड़ौदा सरकार में जब बाबा साहब लंदन से पढ़ाई करके वापस लौटे थे और वहाँ नौकरी करने के लिए गए, तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना बाबा साहब के समक्ष स्वयं करना पड़ा है बाबा साहब को 1917 में। तो मेरे साथियों, यानी कि उस घटना से भी आप वाकिफ हैं। हालांकि बाबा साहब ने अपनी घटना का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, सबूत के तौर पर यहाँ जो सामान्य घटनाएं हुई हैं, जो प्रूफ के तौर पर बाबा साहब ने साइमन कमीशन के समक्ष रख दिया है। और अभी बहुत घटनाएं यहाँ पर बाकी हैं, जिसे महार तालाब का आंदोलन कल के अम्बेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित होंगे। और इसके बाद भी कई ऐसे घटनाएं हैं जिनका जिक्र यहाँ बाबा साहब ने किया है, एक एक कर हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए मेरे साथियों। गुजराती स्कूलों में कितने प्रतिशत स्कूलों में अंत्यज छात्रों को कक्षा से बाहर सर्दी गर्मी बरसात में बाहर बैठना पड़ता था? कितने परसेंट स्कूलों में ये व्यवस्था थी मेरे साथियों? प्रतिशत आपको बता देना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।